Hello learners, thanks for clicking and welcome to my YouTube channel English to Tech once again. So friends, in this video lecture we are going to discuss about a model paper. कि हम लोग दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो भी बीए पार्ट थर्ड में स्टूडेंट्स हैं, जो कि बीए पार्ट थर्ड में स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज अपने सब्जेक्ट में ले रखी हुई है। सो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप और कहीं से चले आए हैं, अगर आप कोई और हैं भाई जिन्होंने बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है आपका सब्जेक्ट, सो यू कैन लीव नाउ इमीडिएटली, ठीक है, दिस वीडियो, क्योंकि ये आपके किसी काम की नहीं होने वाली है। तो अभी दोस्तों मैं टोटली डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर किसके लिए वीडियो है, तो इसको चीज़ को मैंने बता दिया। अब इंग्लिश लैंग्वेज की भी मैंने यहाँ पर आपको पता है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, ये तो 3 बुक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी कहानी बताना ज़रूरी है ना, तो नहीं बताऊँगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आज दोस्तों आप लोगों को थोड़ा पेशेंस दे करके बैठना है, ठीक है, और जो भी मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। जो बीए पार्ट थर्ड के लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स थे, उनका जो फर्स्ट पेपर था, ठीक है, वो हो चुका है। इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश बुक का नाम है और इसके साथ ही साथ में जो भी उसकी हम लोगों की सारी वीडियोस थी प्लस मॉडल पेपर्स, ऑल द थिंग्स हैव बीन कवर्ड नाउ, ठीक है। सो इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन फाइंड द लिंक ऑल ऑफ दिस वीडियोस एंड इसके साथ ही साथ में आपको सारे मॉडल पेपर्स के लिंक सब वहाँ पर मिल जाएंगे। सो यू कैन चेक आउट इमीडिएटली, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप चेक आउट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो पेपर हमारा सेकंड था बी वाला, ठीक है, तो पेपर सेकंड को भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है। सारी चीज़ों को, हर एक टॉपिक को, कोई भी टॉपिक लेफ्ट नहीं रहा है। मॉडल पेपर को, इसके साथ ही साथ में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया जो हमारा सेकंड बुक है उसका नाम है। उसके बाद में जो दोस्तों थर्ड बुक है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक की एक भी वीडियो नहीं बनाई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर माइंड सेट, योर रीजनिंग पावर एंड योर वोकेबलरी, कि अभी तक आप कहाँ से कितना पढ़ते चले आए हैं, कितना आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये चीज़ डिसाइड करेगी ये बुक और ये आपका मॉडल पेपर, ठीक है। अगर आप इस पेपर को देने के लिए एक भी चीज़ नहीं पढ़ के जाएंगे, लेकिन आपकी वोकैबुलरी पावर, आपकी समझने की क्षमता सारी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड यू विल गॉट लॉट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। कि आपकी परसेंटेज यहाँ पर जैसे 50 नंबर का पेपर है, तो आपके करीब कुछ नहीं तो 40-45 नंबर आसानी से आ जाने वाले हैं। बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि दिस पेपर इज टोटली यू कैन से कि ऑब्जेक्टिव। अगर आपने एक सब्जेक्ट, एक मतलब वर्ड सही लिख दिया, तो वहाँ पर कि वहाँ पर अगर आपने एक वर्ड सही लिख दिया तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 नंबर, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपने कोई सा भी एक इनकरेक्ट कर दिया तो वहाँ पर आपको 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर है और यू नो कि ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर है, तो उसमें हम लोगों के ज़्यादा नंबर के चांसेस रहते हैं। बट आपका शर्त ये होनी चाहिए कि आपको जो वोकैबुलरी पावर है, जो आपकी समझने की क्षमता है, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऑनेस्टली है कि अगर आपने सही तरीके से इसमें मेहनत करी होगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगा सब कुछ चीज़ें, सब अच्छे इसमें नंबर्स, मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने नहीं इसकी तैयारी करी, नहीं प्रिपरेशन करी, तो डेफिनेटली इसमें दोस्तों कोई बोलने वाली, बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें आपके नंबर्स नहीं आने वाले, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, पेपर अभी टाइम है दोस्तों, मैं दिखा दूंगा, आज आराम से बैठिए, क्योंकि इसकी कोई भी वीडियो नहीं आई है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है दोस्तों, इसका अभी एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था। तो हम लोग पूरा इस मॉडल पेपर को, एक एक सेक्शन को, एक एक चीज़ को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए। अगर इफ़ यू हैव अ पेशेंस टू वॉच होल वीडियो, तब आप बैठिए। अदरवाइज आप सीधे सीधे एक काम करिए कि मैं ऐसे किसी को मॉडल पेपर नहीं दे सकता कि केवल भाई मॉडल पेपर दिखाया चले गए, ठीक है। तो ऐसे नहीं दे सकता। आप बैठिए, आराम से समझिए जो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेशेंस हो तो ठीक है, नहीं तो मॉडल पेपर चाहिए कमेंट करिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कहीं पर भी, तो उधर ग्रुप में वहाँ पर एक मॉडल पेपर की फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, ठीक है। तो उधर से आपको मिल जाएगा ये मॉडल पेपर। लेकिन उससे ज़्यादा नेसेसरी ये चीज़ है कि इसको हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए हमको, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक वर्ड को सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब है सीधा सा कि ये जो पेपर है कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, ठीक है, जो कि
टोटली आपके जो माइंड पावर है, जो आपकी वोकैबलरियाँ हैं, जो आपकी मतलब कि जितना भी आपने अभी तक की ऑनेस्टली पढ़ाई करी है कि नहीं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपकी वोकैबलरी पावर सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन पहले से बनती है। ठीक है, जैसे कि आपके इडियम्स फ्रेशर्स हो गया, जो भी हो गया, तो उसको आपको एक बार प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि पता नहीं भाई कौन सा आ जाए। तो मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर आपको बताने के लिए एक चीज़ है कि यहाँ पर जो भी हमारा मॉडल पेपर है उसको मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए हर एक चीज़। तो ये सबसे पहले तो इसमें सेक्शंस ABC 3 सेक्शंस आर देयर। इसमें 3 सेक्शंस होंगे। ठीक है, जिसमें आपको सेक्शन ए में आपको सबसे पहले एक तरीके का पैसेज दिया रहेगा। पैसेज से रिलेटेड आपके यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। अभी केवल मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ कि किस तरीके का मॉडल पेपर आएगा। आफ्टर डैट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ पूछे है, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसको देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी चुटकियों में सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं और आपको बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो बस पेशेंस रख के बैठे रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मेरा स्वार्थ इसमें जुड़ा है। अगर आप देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है, अगर नहीं आप देखेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, आप अभी लेफ्ट कर दीजिए, कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं इस वजह से बार बार इस चीज़ बोल रहा हूँ कि पूरा देखिए। किसी भी चीज़ को पूरा देखे बिना कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं या फिर बोलने लगते हैं कि समझ में नहीं आया, कुछ नहीं है, तो फिर उसको रिप्लाई बार बार करना, वो चीज़ खराब लगता है। तो इस पैसेज से रिलेटेड आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, जिसका आपको आंसर्स देना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ सारी चीज़ें हैं जिसके आंसर्स आपको देने होंगे। सो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। जो सेक्शन ए होगा वो आपका पूरा टोटली जो भी डिपेंडेंट होगा वही आपके उसी चीज़ पे डिपेंड होगा कि पैराग्राफ पे ऊपर। ठीक है, पैराग्राफ कि जो भी पैराग्राफ है आपका उसी पे डिपेंड होगा। उसके बाद में सेक्शन बी आता है दोस्तों। सेक्शन बी में भी आपका कुछ जनरल नॉर्मल इंग्लिश पूछा जाएगा, 8 नंबर का होगा। ठीक है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, यहाँ पर आपको देना रहेगा उसका आंसर। उसके बाद में जैसे ही आपका ये ख़त्म होता है 8 नंबर का, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा 8 नंबर का। यहाँ पर से दोस्तों इधर देखिए सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आपके पैरा जंबल कि जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं उसको रीअरेंज करना है आप लोगों को, और उसको आना चाहिए। और इसके साथ ही साथ में आफ्टर डैट कुछ यहाँ पर पैरा जंबल ऑफ सेंटेंसेज है। सेंटेंस का मतलब कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना है, कि छांटना है इसमें से कि कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए सेंटेंस। ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 और लास्ट 1 है, जिसमें आपके केवल कुछ इडियम्स फ्रेजेस, जैसे कि इडियम्स फ्रेजेस पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हेनोनिम्स और पैरानॉम्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, जिसके आंसर्स आप लोगों को देने हैं। और एक एक दो नंबर की सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स रहेंगे। तो बूंद बूंद से घड़ा बनता है, ये मत कभी भी सोचिएगा कि अरे एक छूट गया तो क्या हुआ, एक छूट गया तो एक एक छोड़ते छोड़ते तो फिर तो आपका वोट लगनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि मोर देन 1 और 2 नंबर्स हो। ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहीं पर से सेक्शन ए हम लोगों का है। ये तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। अभी दोस्तों देखिए क्या है कि ये जो पैसेज है, ये जो सेक्शन ए है दोस्तों, ये पैसेज है एक तरीके का, कि पैसेज आपका कोई सा भी आ जाता है। अब पैसेज को तो कोई आप रट के तो जाएंगे नहीं, कौन सा पैसेज वो दे दें। तो ये भी चीज़ जो है ये आपके किस पे डिपेंड करती है। अगर आपकी वोकैबलरी, आपका जो ट्रांसलेटिंग पावर है, जो आप ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से सेंटेंस को, उसका मीनिंग समझ पाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर पावर है तो आप आसानी से डेफिनेटली इसको अच्छे तरीके से इसका आंसर देंगे भी, और समझ करके इसको अच्छे नंबर से विल फाइंड। ओके, लेकिन अगर आपके में समझने की क्षमता ही नहीं है तो कोई रट के तो कोई जाएगा तो क्या कर लेगा बताओ। मतलब कि अगर आप कोई सा भी, मैं आपको ये बता दूं कि ये पैराग्राफ है, इसका हालांकि अभी मैं मीनिंग बताऊंगा और बताऊंगा कैसे कैसे करना है, लेकिन मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी इसका आने का चांस क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर मैं पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ कि वही आ जाए, या फिर आप पिछले के 10 साल के पैराग्राफ्स पढ़ लें, ठीक है, वही उन्हीं में से कोई आ जाए, कोई सा भी वो नया उतार के दे सकते हैं। ठीक है, और यू कैन टेक, जैसे कि आपको चैलेंज उसको एक्सेप्ट करना है कि ये आपके पास में पैराग्राफ है, उसको आपको
पढ़ना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पैराग्राफ है इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने जब भी जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे तो एक बार मुझे याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे याद करिएगा। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर से आप स्टार्ट करिएगा इसको पढ़ना। ठीक है, जैसे कि मेरे सामने ये पहली बार आया। ठीक है, अब मुझे इसका पढ़ना स्टार्ट किया। इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सॉरोज। देखिए, ये जो पेपर है इसको अगर आप लोग जो पैसेज है, ये पैसेज है, इसको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, दो बार पढ़ने से थोड़ा समझ में आएगा, तीन चार, जब तक कि आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आता है तब तक आपको उसको बार बार रीड करते रहना है। उसमें ये नहीं सोचना है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जितना अच्छा आप रीड करेंगे पैसेज को, जितना अच्छा समझेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप इसका आंसर भी दे पाएंगे जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो इस पैसेज लिखा है उसका क्या मतलब है, क्या चीज़ बताने की कोशिश करी गई है। तो पूरा ट्राई करता हूँ उसको अपना 100% देने की, 100% अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पेशेंस रख के बैठिए। ठीक है, और सुनिए कि मैं आपको क्या बताता हूँ। तो इट इज़ नो डाउट टू दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सॉरोज, कि इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिना दुखों के भी जीवन को जिया जा सकता है। सही बात है कि नहीं है, कि अगर आपके जीवन में दुख ना हो तो आपकी लाइफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब तक अगर आपके पास में दुख नहीं होंगे, ठीक है, सॉरोज नहीं होंगे, तब तक कि आपका ज़िंदगी का असली मज़ा भी आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हर कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता है कि जो कि अंबानियों के घर में चांदी की चम्मच लेके पैदा हो और सोने की चम्मच लेकर के मरे। ठीक है, और जो इस तरीके के लोग होते हैं तो भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं कमी होती है। आप किसी भी बड़े से बड़े अमीर आदमी को देख लीजिए जा करके, उसके पास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खालीपन, कुछ ना कुछ चीज़ का अभाव जरूर होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर बिना सौदोज के, बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के, ठीक है, जो दुख होते हैं, दुख किस वजह से आते हैं कि हमको मजबूत बनाए। उसके बाद में जब दुख मिलने के बाद में जब हमको कोई चीज़ की खुशी मिलती है ना, तो वो उसका आनंद ही एक अलग होता है। ठीक है, तो ये बात आप शायद समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नो डाउट कि बिना दुखों के जीवन भी कोई जीवन होता है? नहीं होता है। दुख भी होने चाहिए, उसके बाद में खुशी भी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप खुशी का आनंद दुगना ले पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपको केवल डिग्री, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर कि एक एक वर्ड को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से नरेट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि केवल जैसे कि आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप एक काम करिए कि डिग्री सीधे सीधे ले लीजिए, 3 साल करने के बजाय मेरे पास आओ और मैं आपको डिग्री दे दूंगा बीए की। ठीक है, विद इन 2 और 3 डेज आपकी जो डिग्री होगी मार्कशीट बन करके तैयार हो जाएगी। आपको उसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग आए भी मतलब कि कितने 10 to 20% और मोर देन उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, हमको नहीं पता कि कितने लोग आएंगे। ठीक है, लेकिन उन लोगों को क्या उस चीज़ की खुशी मिल पाएगी उतनी? आप एक बात सोच के देखिए कि उन लोगों को क्या उस तरीके की खुशी मिल पाएगी जितना कि उस इंसान को मिल जाएगी जो कि 3 साल मेहनत करके एग्ज़ाम दे करके, लाइक आपके तरीके, लाइक मेरी तरीके एग्ज़ाम दे करके अपनी मेहनत से पास हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी क्या कर रहे हैं, इतनी दूर पैदल चल के जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और बीच में कोरोना भी आ गया, उससे भी फाइट करना। ठीक है, वहाँ पर कॉलेज जाना, उसकी अपेक्षा, आपकी अपेक्षा, वो जो इंसान है उसको सीधे सीधे एक चीज़ की खुशी तो मिल गई, लेकिन उसको किसी उस चीज़ की डिग्री की वैल्यू पता है? कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि बिना दुख के, मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ है यही बताना चाहता है। तो इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सॉरोज, कि बिना दुख के हम जीवन को नहीं जी सकते हैं, पूरा आनंद नहीं ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि देयर कैन बी नो सनशाइन विदाउट अ शेड, क्योंकि जो बिना दुख के, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जब तक दुख नहीं होगा तब तक हमको खुशी की अनुभूति भी नहीं होगी। ठीक है, अगर धूप है तो ही छाँव है, जैसे दुख है तो खुशी भी है। ठीक है, यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि देयर कैन बी नो सनशाइन। अगर सनशाइन का मतलब क्या है कि जो धूप होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि
जो साइन होती है, ठीक है। बिना अगर छाया है तो ही धूप है, ठीक है। अगर धूप नहीं होगी तो छाया का अस्तित्व तो कहाँ से होगा, ठीक है। रात में कोई आदमी नहीं चला जाता है कि एक पेड़ के नीचे कि वो किसी छाया को ढूंढने जाके, क्योंकि रात के समय सब जगह छाया है, वो कहीं भी आराम से अपना चटाई बिछाएगा और लेट जाएगा, ठीक है। वो चाहता कब है, कोई भी इंसान जो भी है वो चाहता कब है धूप के नीचे, धूप में से बच करके किसी एक पेड़ के नीचे लेटना। जब धूप निकली होगी तब तो उसको छाया की अनुभूति होगी, ठीक है। उसको तब छाया का और एक पेड़ का एहसास होगा कि ये एक पेड़ है और इसकी वजह से हमको छाया मिल रही है। सो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जितना यहाँ पर सनसाइन का महत्व है उतना शेड का महत्व है, क्योंकि आपको एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि जहाँ पर एक जो वो होती है हमारी जो निडल होती है, ठीक है, कि जो तलवार का काम एक सुई होती है, सुई का काम एक तलवार नहीं कर सकती। जहाँ पर सुई का काम होगा कपड़ा सिलना, तो वहाँ पर तलवार कपड़ा नहीं आके सिलाएगा आपका, ठीक है। और जहाँ पर तलवार का काम होगा मारना, तो हो सकता है जो छोटी चीज़ हो वो आपकी काम कर दे मारने के लिए, तो एक सुई भी आप किसी को चुभो देंगे तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है, उतने में ही। तो यहाँ पर देखिए, वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेज हैव थॉर्न्स। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। सो यहाँ पर देखिए, वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेज हैव थॉर्न्स। मुझे हम लोगों को उस रोजेज, जो रोज होते हैं ना, जो आप लोगों ने गुलाब का पेड़ देखा है, ठीक है, गुलाब के पेड़ देखने में सुंदर, फूल तो कितना सुंदर लगता है, आप देखेंगे उस फूल को देखिए, उसकी सुंदरता को देखिए, वो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे के जो आपने थॉर्न्स, जो कांटे हैं, उनको कभी देखा है, ठीक है। अगर आप उस फूल को तोड़ने के लिए जाएंगे तो जो कांटे हैं उसको भी चुभने का डर रहता है, ठीक है। तो जहाँ पर रोज का काम है, जो सुंदर दिख रहा है, वहाँ पर थॉर्न्स की, मतलब कि जो कांटे हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। क्या इंपॉर्टेंस होती है कि अगर कांटे नहीं होंगे तो कोई वो गुलाब का फूल उगेगा कहाँ पर, ठीक है, और उगेगा कैसे, और उसके साथ ही साथ में उसको होल्ड कैसे करा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहें तो किसी ऐसे नाजुक, हर कुछ नाजुक हो, फूल भी अच्छा हो, बिना कांटे का भी हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तभी देखिए भगवान ने भी कितना अच्छी चीज़ें बनाई हैं कि रेदर टू ग्रेटफुल दैट थॉर्न्स बियर्स फ्लावर, कि आपको इस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, वही बियर फ्लावर्स को क्या करते हैं, बियर करते हैं, ओके। आवर एग्जिस्टेंस हियर इज सो कॉम्प्लेक्स दैट वी मस्ट एक्सपेक्ट मच सॉरो एंड सफरिंग्स, कि हमारी जो उपस्थिति है, हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर दोस्तों जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों क्या है कि 1 मिनट रुकिए, फ़ोन बार बार आते रहेंगे, उसके लिए हमको एक काम करना होगा, एरोप्लेन मोड लगा देना होगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है कि ये कहाँ पर थे कि वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेज हैव थॉर्न्स बट रेदर, उनके प्रति हमको क्या आभार व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर दोस्तों दुखों के पहाड़ हैं। डेफिनेटली सबके जीवन में क्या बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। आपके भी जीवन में कोई ना कोई दुख होगा। इवन जो छोटा चाइल्ड होता है वो भी रोता रहता है कभी ना कभी, ठीक है। तो हम लोगों के जीवन में जो पूरा का पूरी लाइफ है वो किससे भरी हुई है, सौरों से, दुखों से, ठीक है, सफरिंग से, सब दुखों से ही भरी हुई है, ठीक है। मैनी पीपल्स टॉर्मेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, तड़पना होता है। तो टॉर्मेंट देमसेल्फ और द मिस्ट्री ऑफ द एग्जिस्टेंस, कुछ लोग ऐसा एकदम तड़पा करते हैं, इस दुनिया में आ गए तो जैसे उनको तड़पन महसूस होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, हर तरफ दुख, हर तरफ तन्हाई, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत अपनी चीयरफुल रहते हैं, अपनी लाइफ से बहुत खुश रहते हैं और हंसते हंसते अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको व्यतीत करना ही है, ठीक है। तो क्यों ना हंस करके करा जाए। तो सीधी सी बात है कि बट ऑल्दो अ गुड मैन मे समटाइम्स बी एंग्री विद द वर्ल्ड, यद्यपि कुछ समय के लिए जो कुछ अच्छे भी इंसान होते हैं ना, जैसे कि मैं आपसे अभी इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, तो कभी कदार जब हमको भी गुस्सा आती है तो सारी चीज़ों को लॉस्ट खो देते हैं। मतलब कि हर एक इंसान के साथ में होता है कि एक अच्छा मन होता है, एक दूसरा होता है वो बुरा मन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हम लोग अपना सारा जो भी पावर होती है, जो भी हमारे अंदर के सेंस होते हैं, वो सारे काम करना बंद कर देते हैं एंग्री के समय में, और ऐसा लगता है कि अरे यार सारी चीज़ें बेकार हैं,
है, बकवास है, क्या है दुनिया में, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एकदम बकवास लगती हैं, बेकार लगती हैं, कोई अपना नहीं लगता है। कभी कदार ऐसे सभी के जीवन में आता है, ऐसे पल आते हैं, ठीक है। वहीं पर कभी कदार ऐसा लगने लगता है कि जब कुछ ऐसे पल आते हैं जब ऐसा लगता है कि नहीं, शादी कुछ सब कुछ इस दुनिया में ही है, जो कुछ भी है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी है, ये आप इस चीज़ को मानते होंगे। सो इट इज़ सर्टेन दैट नो मैन हु डिड हिज ड्यूटी इन इट वॉज एवर डिसकनेक्टेड विद द वर्ल्ड। लेकिन एक सही इंसान वही होता है जो दोस्तों अपना कर्तव्य करता रहे, हमेशा कर्तव्य करता रहे, उसको कभी भी अपने ड्यूटी मतलब कि ड्यूटी से अपना करता रहे, उसको कभी भी उस वर्ल्ड से जो भी जहाँ पर उस दुनिया में, जिस भी दुनिया में रहता है, उससे कभी भी उसको कोई सा भी ऐसा ये चीज़ नहीं, असंतुष्टि नहीं होगी, ठीक है। डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड का क्या मतलब होगा कि उसको आप जहाँ पर जो भी वो काम कर रहा है उससे कोई भी असंतुष्टि नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा एक बताने का मतलब है कि जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको अपने वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले तो अपने गॉड जो भी है, भगवान को याद करिए, ठीक है। उसके बाद में एक बार मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर इसको उसी तरीके समझने की कोशिश करें जैसे मैं आपको बताता हूँ, कि हो सकता है ये चीज़ें ना आए लेकिन उसकी बजाय कुछ दूसरा आ जाए। तो द वर्ल्ड इज़ लाइक अ लुकिंग ग्लास। जो एक वर्ल्ड होता है ना, वो किसकी तरीके होता है, एक लिखता है कि लुकिंग ग्लास के तरीके। जैसे कि जो दुनिया है वो किसकी तरीके है, लुकिंग ग्लास, जिसमें हम लोग शीशा देखते हैं, ठीक है। अगर आप हंसेंगे तो सामने वाला भी आपको, जो आपका चेहरा वो भी हंसेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहने का इसका मतलब ये है इस पैराग्राफ में कि अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके अंदर सकारात्मक चीज़ें हैं, अगर आप सही हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप बुरे हैं तो आपको हर कोई बुरा मिलेगा, पक्की बात है ये चीज़। मैंने भी अपने जीवन में कभी बहुत बार इस चीज़ को मेरे भी साथ भी हुआ है, और मैं सोचता हूँ हो भी चुका है मेरे साथ में कि हम जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से हमको दूसरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। कभी कदार होता है उस तरीके के लोग नहीं मिलते, हमसे अलग अलग लोग मिल जाते हैं, लेकिन भगवान भी हम लोगों को उन्हीं लोगों से लगभग सेम लोगों से ही मिलवाता है, ठीक है। अगर हम अच्छे हैं, अगर हमने दूसरे लोगों का पेट भरा है, तो अगर हम कभी मुसीबत में होंगे तो कभी ना कभी हमको भी उस तरीके का वो मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई। तो जिस भी एक मैं आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ अपने जीवन की, लेकिन टाइम को देखते हुए चलो एक बात बता देता हूँ कि जिस कुछ समय पहले मैं कुछ एक यहाँ पर होटल में गया था, ठीक है। होटल का मतलब नहीं, सॉरी, हॉस्टल में गया था, ठीक है। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, पढ़ाई के पर्पज़ से हॉस्टल में, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि वहाँ पर देयर वाज अ कि हॉस्टल्स वगैरह में होता है क्या, नॉर्मली जितने भी लोग होते हैं वॉशरूम्स बहुत गंदा होता है, ठीक है। और फिर जो पीपल जिनकी जिस तरीके से रहते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट से अलग अलग तरीके के लड़के आते हैं और रहते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा रहता है। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि हम भैया कहीं अलग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रहना तो कॉलेज के वहाँ पर ही है, ठीक है, लेकिन हम कहीं पर अलग रहेंगे, उस हॉस्टल के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था, वो जो डिस्टर्बेंस था, उसमें पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। तो अलग हमने डिसाइड किया रहेंगे जा कर के। और जो जहाँ पर हम गए दोस्तों, उस जगह पर हमको एक काफ़ी अच्छी एक आंटी मिली, जो काफ़ी ओल्ड थी, क्योंकि वो भी अकेले रहती थी, क्योंकि उनके घर में उनके हस्बैंड नहीं थे, और साथ ही साथ में उनकी जो लड़की थी उसकी भी शादी हो चुकी थी। तो एक ओल्ड वुमेन लाइक माई मदर, ओके, आप बोल सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी थी और हमको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा पूरा। अभी भी मैं उन्हीं के यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि अभी भी मेरा लास्ट ईयर है, तो उन्हीं के यहाँ पर, अभी कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन अभी एग्ज़ाम में उनके यहाँ जाऊँगा, तो वहाँ पर ही रुकूँगा जा कर के। तो यानी कि मैं जिस तरीके का था, डेफिनेटली हमको भी उसी तरीके की औरत, वो लेडीज़ मिली, और उसी तरीके का भगवान ने मेरे लिए एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया, ठीक है। तो वहाँ पर जिस तरीके के आप हो गए, उस तरीके के आपको सामने वाले लोग मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप हंसते हो तो सामने वाला भी आपको देख करके हंसेगा, जो आपका शीशा में चेहरा होगा, ठीक है, वो भी हंसेगा। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपको अजीब लगेगा, फ्रॉन्ट का मतलब अगर आप उदास हो गए, अगर आपको नहीं अच्छा लगे, तो वो भी आपको भी मुंह बनाए खड़ा रहेगा, एकदम ऐसा मुंह बना करके, ठीक है। शीशे में जिस तरीके से अगर आप देखोगे अपने आप को, अगर आप मुंह बनाए रहोगे, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा, जो आपकी इमेज होगी, वो भी उस तरीके से आपको वो बैक करेगी, ठीक है। अगर आप कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि
इफ़ यू लुक एट द सो रेड ग्लास, अगर आप लाल ग्लास आंखों में लाल चश्मा पहन करके देखोगे तो सब कहीं आपको लाल ही लाल नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम देखते हैं पूरी दुनिया को, सभी लोगों को, उस तरीके से हो सकता है कि आप भी देखें, ठीक है, आप ना देखते हो, ठीक है, आप अपनी दूसरी तरफ से देखें। जो चीज़ मेरे लिए सही है वो चीज़ हो सकता है आपके लिए गलत हो, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए सही है वो चीज़ हो सकता है मेरे लिए गलत हो, क्योंकि कहीं पर कुछ लोगों को शराब बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना नज़रिया है। अगर जो कोई अपने आंखों में लाल ग्लास पहने उसको लाल ही लाल दिखेगा, ठीक है, जो कोई ब्लू पहने उसको ब्लू ब्लू दिखाई पड़ेगा, जो कि स्मोक का मतलब कि जो धुआं है अगर वो, तो उसको डल और डिग्निटी मतलब कि हर जगह धुंधलापन ही दिखाई पड़ेगा। अगर स्मोक कर रहा है या फिर धुआं वाली जगह में रह रहा है तो हर कहीं उसको धुआं ही धुआं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ऑलवेज ट्राई देन टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। अगर मेरे में आपसे बोला जाए कि मेरे में 10 गलतियां निकालो तो आप 10 गलतियां निकालने को तैयार हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 गलतियां निकालेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं पर ऐसे भी लोग होंगे जो कि मेरे पढ़ाई में या फिर जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसमें 20 अच्छाइयाँ भी गिना सकते हैं, ठीक है। तो जो 10 गलतियां निकालेंगे वो हो सकता है 20 अच्छाइयाँ तो ना निकाल पाएँ, लेकिन जो 20 अच्छाइयाँ निकाल पाएंगे वो हो सकता है कि वो बुराइयां ना निकाल पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप हो वैसे ही आप लोगों को सामने वाले लोग दिखेंगे, चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, लेकिन हमको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सामने वाले को आपकी अच्छाई पर ही ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर भी देना चाहिए कि क्या उसकी बुराइयां हैं, लेकिन उस तरफ से थोड़ा सा मुंह मोड़ लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अच्छाइयों पे इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमको भी आगे उसी तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ ब्राइट साइड, क्योंकि हर तरफ जो दुनिया में क्या है, ब्राइट साइड है, चमकीला है, सब कुछ है हर एक इंसान के लिए। अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला आपके लिए अच्छा है, अगर आप बुरे हो तो डेफिनेटली सामने वाला बुरा होगा ही। सो देयर आर सम पर्सन हुज स्माइल्स द साउंड्स ऑफ हुज वॉइस हुज वेरी प्रेजेंस इन लाइक अ रे ऑफ सनशाइन एंड अ ब्राइटनेस द होल रूम, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, यहाँ पर कहने का यहाँ पर इस सेंटेंस में मतलब एक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने ऐसे अपने जीवन में कई लोगों को देखा होगा जिनके आने से एकदम से वो जब भी कभी किसी कमरे में आए तो एकदम से पता चला कि लगता है कि हाँ भाई कोई आया है, ठीक है। और कभी कदार आप लोगों ने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो हमेशा मुंह लटकाए खड़े रहते हैं, इधर उधर देखा करते हैं, ठीक है। तो उसको भी, उन लोगों को भी आपने देखा होगा, ठीक है। जब वो आए तो ऐसा और मन अपना भी दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, ठीक है। आपके दोस्त होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनसे आप इस तरीके का बिहेव देखते होंगे कि किस तरीके से क्या वो करते हैं। सो देयर आर सम पर्सन्स, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनकी स्माइल आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। जिससे ही वो कमरे में आएंगे, जिस तरीके से वो हंसेंगे, जिस तरीके से बात करेंगे, उनका हंसना बात करना एक तरीके का अलग लगेगा कि अगर आप दुखी भी बैठे होगे तो आपको हंसी आ जाएगी, ठीक है। तो उनका एक तरीके का पूरे रूम को हंसा देगा। और ब्राइटनेस का मतलब कि क्या, हर एक के जीवन में एक तरीके का आशावादी किरण, ठीक है, लेकर के आएगा। उसके बाद में ग्रीट एवरीबडी विद अ स्माइल, ग्रीट विद एवरीबडी विद अ स्माइल। अगर आप किसी के पास में भी जा रहे हैं, ठीक है, तो हर एक, जरूरी नहीं है कि आपके पास में सब कुछ पैसा ही हो, पैसा नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप किसी के पास में जा रहे हैं, ठीक है, या किसी अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं या फिर आप किसी अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले जो हंसी के साथ में, स्माइल के साथ में ग्रीट करिए कि हेलो, हाय, जो कुछ भी है, नमस्ते। एक हंसी आपके चेहरे में होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट, कि जो स्माइल है वो एक अलग ही आपके कॉन्फिडेंस जगाती, दूसरा भी आपसे बात करना चाहेगा और आप भी उससे बात करना चाहेंगे। उसके बाद काइंड वर्ड्स, एक अच्छे प्रकार से जो काइंड वर्ड्स होते हैं उसको आपको बताना है। प्लीजेंट वर्ड जो आपके अच्छे वर्ड्स होते हैं, वेलकम जिस तरीके से करना है उसका, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपके पास में कोई साधन सुविधाएं ना हो, आप अमीर हो गरीब हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक अमीर इंसान भी अगर रूडली बात करे केवल इस तरीके से, तो आपको भी वो इंसान कहीं ना कहीं मन से तो अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। भले वो आपके लिए 36 प्रकार के व्यंजन आपके स्वागत के लिए करके क्यों ना रखे। अगर आप किसी के घर में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ नहीं देते, लेकिन उनके साथ में आपको बैठने का मन करेगा, आप जो उनका टाइम चाहेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको, जब उनके यहाँ आप जाएंगे तो आपका वो इस तरीके से स्वागत सत्कार या सम्मान, जिस तरीके से कि बहुत सारी चीज़ें खाने की रख दिया या फिर ले करके आए, लेकिन आप उनसे ज़्यादा अच्छा
फ्रेंडली बोलना नहीं चाहेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यही कुछ कारण होते हैं। स्माइल होती है कि वो नहीं करते हैं, काइंड वर्ड्स होते हैं, उसके बाद में प्लीजेंट वेलकम होता है, ये सब नहीं होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। दिस इज़ नॉट इनफ टू लव दोज हु आर नियर एंड डियर। हाँ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा उन लोगों से ही प्यार ना करें जो आपके नियर और डियर रहते हैं, यानी कि आप अपने रिलेटिव से अपने घर परिवार से इतने तक ही सीमित ना रहिए। ठीक है, आपको हर तरीके के लोगों के साथ में अच्छी से अच्छी तरीके से बात करनी है, बिहेव करना है। ठीक है, और आपको ये चीज़ दिखाना है कि आप इस तरीके के हैं ही। ठीक है, तो वी मस्ट शो दैट वी डू शो, कि हम इस तरीके के हैं ही। ठीक है, और हम ऐसे ही सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमारी स्माइल जो है हमारी क्वालिटी है, ये चीज़ आपको हमेशा दिखानी चाहिए। वाइल हाउ एवर वी शुड बी ग्रेटफुल एंड एन्जॉय टू द फुल इन अवेलेबल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें बताई गई हैं कि असंख्य लोगों की लाइफ को आप एक तरीके से ब्राइट साइड दे सकते हैं, उनके जीवन को चमका सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू द हैव नो सॉरोज एंड एंग्जाइटीज़। ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको हम सबको सॉरोज, यहाँ पर एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता होती है या फिर दुख होता है। ठीक है, कि हम हर एक से यही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमको क्या सॉरो या एंग्जाइटी, चिंता ही देगा या फिर हम उसको देंगे। ठीक है, लाइफ हैज़ बीन डिस्क्राइब as a comedy to those who think and a tragedy to those who feels। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिखी हुई है कि जो जीवन है, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनका जीवन हंसते हंसते ही निकल जाता है। ठीक है, लाख दुख होते हैं लेकिन फिर भी हंसते हैं भैया। उसके साथ ही साथ में ऐसे भी लोग होंगे जो ज़रा सी बात में एकदम चिड़चिड़ाने लगेंगे, फालतू में क्या बात हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी कि कुछ लोगों के लिए ट्रेजेडी, मतलब जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं उनके लिए हमेशा ट्रेजेडी लाइफ बनी रहती है। कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जो कि कॉमेडी, मतलब कि जो हर चीज़ को आसानी से हंस के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, मजाक के मूड में बने रहते हैं और बढ़िया से लाइफ को अपने स्पेंड करते हैं कॉमेडी तरीके से। ठीक है, वही लोग स्वस्थ भी रहते हैं, हेल्थी भी रहते हैं और फटाफट से अपनी जो भी जीवन काल होता है उसको पूरा करते हैं और भगवान के पास में जाते हैं। ठीक है, बाकी तो क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस बने रहोगे तो क्या मिलेगा। हालांकि मैं भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस ही इंसान हूँ। ठीक है, तो हूँ तो क्या करूँ, लेकिन यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि हम लोगों को वैसे ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। कोशिश करता हूँ कि हम भी हर चीज़ को कॉमेडी ज़्यादा उसी तरीके से ले लें, कॉमेडी की तरीके से हंसी मजाक में हर चीज़ों को ले लिया करें, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर मैं सीरियस चीज़ों को लेता हूँ। सो ये तो मेरी बात रही। इट इज़ इंडीड अ ट्रेजेडी एट टाइम्स एंड कॉमेडी वेरी ऑफ्टन, कि कुछ समय ऐसे होते हैं कि जब कभी बहुत, वही सब सारी चीज़ें लिखी हैं कि कुछ कि आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हंसी में लेते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि कुछ टाइम ट्रेजेडी, मतलब उनके लिए कोई सी भी अगर दुख आ गया, परेशानी होगी तो हर एक तरीके के ट्रेजेडी हो गए उनके साथ में। ठीक है, बट ऐसा रूल इट इज़ व्हाट वी चूज़ टू मेक इट। ठीक है, लेकिन हमको ये चीज़ चूज़ करना चाहिए कि हमको क्या चीज़ चाहिए, हमको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखना चाहिए चीज़ों को, कि हमको ये चीज़ हमारे पे डिपेंड करता है। हमको चूज़ करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम चूज़ करते हैं, इसको हंसी में लेते हैं या फिर इसको बहुत इट टेक्स वेरी सीरियस। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा सीरियस वे में लेते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अस। और ये इसी के साथ में जो हमारा पैरा था दोस्तों ये ख़त्म होता है। हालांकि इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। सो जो लोग अभी भी देख रहे हैं वीडियो को तो उनके लिए थैंक यू है, और जो लोग लेफ़्ट हो चुके हैं सो आधी वीडियो से, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं भाई। मेरा काम है वीडियो बनाना और डालना। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड पोस्टेड आफ्टर, इसके बाद में पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, अब फिलहाल दोस्तों बात आती है कि जब हमारा ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि आपको जिनका मीनिंग नहीं पता है। सो डोंट फियर अबाउट डैट, कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी कॉन्सर्न नहीं करना है कि जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती है, तो उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आपको दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, उसका आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, मीनिंग निकालने की कोशिश करना है कि क्या आप चीज़ इस
पैराग्राफ में बोलना चाह रहा है, ये चीज़ आपको सिंपली डिफाइन मतलब कि समझना आना चाहिए कि क्या ये बोलना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू से, इट वांट्स टू से इन अ पैराग्राफ, व्हाट राइटर वांट्स टू से, जो भी क्या है कि पैराग्राफ को जिसने भी लिखा होगा उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे भी कई सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती है, ठीक है, लेकिन मैंने भी हालांकि सारी आती है, कई सारी के क्या कुछ भी ऐसा नहीं है। एक ये है टॉर्मेंट है, टॉर्मेंट का मतलब दोस्तों नहीं आता था, तो ये मैंने शायद पहले लिख लिया था इधर से, तड़पना। ठीक है, टॉर्मेंट। उसके बाद में मुझे यहाँ पर हर एक की मीनिंग आती है, तो कोई भी मेरे लिए तो फिलहाल ये ज़्यादातर इजी है, बाकी मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ कि हर एक के लिए इतना इजी नहीं हो सकता। तो ये फिलहाल मैंने इसको बहुत ही इजी में बताने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको इसको एक तरीके से 2 3 4 बार इसको पढ़ के अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, आफ्टर ऑल अब यहाँ पर आपकी बात आती है कि आपको यहाँ पर कुछ इसके आंसर्स देने होंगे। आंसर्स देने में क्या होगा कि वाई इज द वर्ड कंपेयर टू अ लुकिंग ग्लास, मतलब कि जो वर्ड है उसको लुकिंग ग्लास के तरीके क्यों कंपेयर किया जाता है। तो अब ये नहीं करना आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि इस पैराग्राफ से ही कुछ ना कुछ वर्ड्स उठाए और वहाँ से वहाँ तक की टिक लगा करके यहाँ से यहाँ तक की लिख दिया। ठीक है, दिस इज़ वेरी बैड, और यहीं से दोस्तों आपके नंबर कटने की शुरुआत हो जाती है। यहीं से आपको जो एग्जामिनर होता है वो ये चीज़ चेक कर लेता है कि आप बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कि ये वाला जो बच्चों वाला खेल होता है उसको छोड़िए, उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़िए। यहाँ पर से दोस्तों आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। जो एग्जामिनर है वो ये चाहता है कि आपके पास खुद के कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो खुद के उतने ही वर्ड्स होंगे जितना अच्छा आपने समझा होगा, उसकी अकॉर्डिंग आपको उसी को ग्रामेटिकल वे में उसको ट्रांसलेट करके इसका आंसर देना है कि जो वर्ड है उसको क्यों एक लुकिंग ग्लास के तरीके कंपेयर किया गया है। लुकिंग ग्लास मतलब आप समझते हैं कि जो शीशा जिसकी देखा जाता है कि अगर आप हंसेंगे तो सामने वाला भी हंसेगा, यानी कि इसका मतलब है दोस्तों आपको यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो सामने वाला आपके साथ ही पॉजिटिव होगा, अगर आप नहीं पॉजिटिव हैं तो आप सामने वाला नहीं पॉजिटिव होगा। सो अगर आपके ऑप्टिमिस्ट हैं, ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब, तो दोस्तों आशावादी हैं, तो डेफिनेटली सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आपके सामने आशावादी ही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का है, 2 नंबर के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कितने लाइंस में आपका ये आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं अपने वर्ड्स और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए, वाई शुड अ मैन बी ग्रेटफुल टू थ्रोन्स, क्यों एक इंसान को रहना चाहिए, मतलब कि क्यों एक इंसान को थ्रोन्स मतलब कांटों का भी धन्यवाद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, मैंने इसको बताया ना कि कांटे नहीं होंगे तो फिर फूल कहाँ पर बियर होंगे, अगर दुख नहीं होगा तो जीवन में हमको सुख की अनुभूति किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ों को अपने वर्ड्स में जो भी पूरी कहानी है, जो भी मैंने आप लोगों के साथ में जैसे कि एग्जाम्पल्स भी दिया, कुछ आपको बताया, अपने जीवन से रिलेटेड कुछ भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद के वर्ड्स में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। ये मत करिएगा कि यहाँ से वहाँ तक की देख के टिप के लिख दिया। ठीक है, आपको कुछ अपने खुद के ओन आइडियाज, थॉट्स, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना आना चाहिए और पुट अप करने चाहिए। ठीक है, लाइक मी, कि जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर इतना लंबा, हर एक के लिए आसान नहीं होता कितना लंबा किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, लेकिन मैंने किया। तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने आप को अच्छा बताएं, लेकिन फिर भी अभी तो मेरा मुंह दर्द होने लगा है। ठीक है, क्योंकि 39 मिनट्स अप्रॉक्स 40 मिनट्स तो हो ही चुके हैं, अभी तो पूरा पेपर बाकी है। तो ये बात हो गई। उसके बाद में फॉर हुम इज़ लाइफ अ ट्रेजिडी, किसके लिए जो लाइफ है वो ट्रेजिडी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मैंने बताया कि किसके लिए ट्रेजिडी, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं तो आपके लिए जो जीवन है ट्रेजिडी, दुखों से भरा ही हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पर बहुत ज़्यादा कॉमेडी तरीके से इसको ले लेते हैं, हंसी मजाक में लेते हैं और उड़ाते चलते हैं बातों को, एक कान से सुनते हैं और करते अपने मन की हैं, करते मतलब अपने मन की सुनते भी हैं, बड़े लोगों को एक्सपीरियंस भी लेते हैं और अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि क्या क्यों लाइफ ट्रेजिडी है, किसके लिए, कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपके लिए लाइफ सीरियस होने वाली है। ठीक है, ट्रेजिडी दुखों से भरी होने वाली, क्योंकि जीवन में दुख के अलावा और है क्या, देखा जाए तो क्या है दुख में, जीवन में कुछ तो नहीं है। झूठे संसार, झूठे रिश्ते, झूठे मित्र। ठीक है, आप तो समझते ही होंगे इन सारी चीज़ों को कि जब तक आपके जेब में पैसे हैं लोग पूछेंगे कैसे हैं, जब पैसे ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर मेरे पास में एक और वो बी नंबर सेक्शन है,
हमारे पास में बी नंबर सेक्शन है। तो आई थिंक कि यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि क्या है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने सही बताया कि नहीं सही बताया, हमको ये नहीं अभी तक की लग रहा है। तो चलिए देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, उसको मैं पूरा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो अभी तो ये हो गया, और फिर उसके बाद में बी नंबर सेक्शन पे आइए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको इसका एंटोनिम बताना है। ब्लेसिंग का मतलब, ब्लेसिंग का मतलब कि ब्लेसिंग्स का क्या मतलब होता है, हम बड़े बुजुर्गों से क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम का मतलब होता है, एंटोनिम का मतलब होता है कि अपोजिट इसका क्या है, ठीक है। वर्ड अपोजिट बचपन में पढ़ते थे ना। तो ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, कर्स होता है। कर्स का मतलब क्या होता है कि किसी को श्राप देना, ठीक है। श्राप देने का मतलब क्या होता है कि ब्लेसिंग का मतलब कर्ज करना, और या फिर किसी को अब्यूज़ का मतलब भी आप जैसे कि किसी को गाली देना होता है, लेकिन किसी का वही ब्लेसिंग का अपोजिट ही आप मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सनशाइन का इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो सनशाइन का क्या मतलब होता है, जो चमक होती है, जो हैप्पीनेस होती है किसी के जीवन में आ जाए। जैसे कि अभी ऊपर आया था ना जूम वाला कि किसी कोई भी ऐसे कमरे में आया सनशाइन सा मुँह लेकर के, तो जैसे ही वो इंटर किया कमरे में तो पूरा कमरा जो है वो किससे भर गया, ठीक है, हंसी से खुशी से भर गया। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो सनशाइन है, सनशाइन के लिए यहाँ पर दोस्तों इसका एंटोनिम होगा सैड, ठीक है। सैड का मतलब दुखी होता है, उदास होता है, ग्लूमी होता है, ठीक है। और बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में इसका सनशाइन का जो सेम सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब कि जो सनशाइन का सेम सनशाइन और सनशाइन के और भी ज़्यादा क्या वर्ड्स होते हैं, जैसे सनलाइट हो सकता है। सनलाइट जो मीनिंग सनलाइट का होता है वही मतलब सनशाइन का भी हो सकता है, ठीक है। हैप्पीनेस हो सकता है, ठीक है। डिलाइट हो सकता है, डिलाइट खुशी हो सकता है, कोई भी आया तो हैप्पीनेस लेकर के आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको रखनी चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों को एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को इतना देखते चले आए हैं तो उनके लिए थैंक यू, क्योंकि 40 मिनट में तो मेरा फिलहाल बोलते बोलते मुंह दर्द होने लगा है, और आप लोग भी बैठे हैं इतनी देर से देख रहे हैं। तो यू कैन पॉज दैट वीडियो आफ्टर सम टाइम, यू कैन वॉच। लेकिन चलिए, जिसको जिस तरीके से देखना हो। यहाँ पर मेरे पास में सी नंबर है। सी नंबर में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपसे रीजनिंग के पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी हैं ये भी आपकी डिपेंड करता है, ये अगर नहीं आप पढ़ के जाएंगे तो भी चलेगा। एंटोनिम्स का मतलब कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपकी रीजनिंग जो भी आपकी वोकैबुलरी पावर है उसको आपको चेक कर रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा कोई कठिन तो है नहीं, सनशाइन ब्लेसिंग्स ये तो भाई नॉर्मल बच्चा भी बता ले। तो ये क्या है, राइट अ करेक्ट आंसर टू द ऑफ द फॉलोइंग। कि स्कल्पचर का क्या मतलब होता है, जो मूर्ति कला होता है उसके लिए आपको चीजल का मतलब जो छेनी होती है, थोड़ी वो होती है ना जिसे मूर्ति कला के लिए क्या आपको इस तरीके का औजार होता है चीजल, कि जो छेनी होती है कि कट करो मूर्तियाँ बनाने के लिए, उसको शेप देने के लिए, जैसे आंखें बनाना है तो उसको शेप करने के लिए किससे कट करके धीरे धीरे करके उसको बनाया जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड चीजल। तो छेनी। और उसी तरीके से जो टेलर होता है, टेलर के लिए क्या होता है, टेलर के लिए निडल हो सकता है, या फिर आपके लिए आप सीजर लिख सकते हैं कि टेलर के लिए कपड़ा किससे वो काटेगा, ठीक है। जिस चीजल से क्या होता है कि उसको शेप प्रॉपर प्रदान किया जा सकता है, तो टेलर के लिए आप निडल लिख सकते हैं या फिर सीजर, SCISSORS। ओके। सो जिस तरीके से रेस्टोरेंट के लिए दोस्तों मेन्यू होता है, मेन्यू का क्या मतलब होता है, मेन्यू कि रेस्टोरेंट में आप अपना मेन्यू देखेंगे। उसी तरीके से लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे तो क्या चीज़ देखेंगे, कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है दोस्तों, जो ग्रुप ऑफ बुक्स होता है, ठीक है। बुक्स जो भी पूरी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में उसको कैटलॉग बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर सबका पहले से लिख करके रखा हुआ था ताकि प्रॉब्लम ना हो और आप लोग भी देख पाएँ, तो कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए, ये तो कैटलॉग हो गया दोस्तों। उसके साथ ही साथ में जब आपको सामने आए ड्रिल का क्या मतलब है, एक ड्रिलिंग मशीन होती है ना जो छेद करा जाता है, उसको बोरिंग करना, छेद करना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क पूछा है, पहले क्वेश्चन मार्क पूछा है कि इस जगह पर पूछता है, यानी कि ड्रिल की जगह आपको बताना है, इस जगह बताना है कि क्या होना चाहिए। तो शिफ्ट का क्या मतलब होता है, यानी शिट का मतलब होता है जैसे कि बोर करना का क्या मतलब होता है, बोर का मतलब ये नहीं बोरिंग वाला बोर कि हम ऊब रहे हैं या बोर हो रहे हैं, ये नहीं। शिट का क्या मतलब होता है, उसी तरीके से बोर का मतलब यहाँ पर होता है जो कि छेद करना। उसी तरीके से शिट का मतलब होता है क्या, कि छानना,
जैसे कि आटा हम छानते हैं ना, सबसे पहले रोटियां बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको आटे को छानते हैं। तो उसी तरीके से छानने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमको छेद करने के लिए ड्रिलिंग मशीन की ड्रिल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से छानने के लिए या फिर किसी चीज़ को कूड़ा करकट हटाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होती है स्लीवी, और ये फिर टमी आप बोल सकते हैं, जिसका आप छन्नी बोल सकते हैं, छननी, या फिर जिस चाय की तरीके की छानने के लिए उसको इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग्स है, अगर आपको आता होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, डेफिनेटली आपका 1-2 नंबर आपका ही होगा, क्योंकि 3-3 मार्क्स के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में क्योंकि यहाँ 3 नंबर का है तो 3 यहाँ पर भी है। सो ये चीज़ थी दोस्तों। उसके बाद में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अगर आपको ग्रामर्स के रूल अच्छे हैं, समझ में आते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो आप तुरंत उसको जान करके पहचान जाएंगे कि क्या यहाँ पर गलत चीज़ बताई गई है। जैसे इट वॉज मी हु टेलीफोन यू यस्टरडे, तो इट वॉज मी की जगह क्या ये सही लग रहा है कि इट वॉज मी, कि हम मी कर रहे थे, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं आना चाहिए, इट वॉज आई हु टेलीफोन यू यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ यू कैन यूज़ हेयर आई, हमेशा ये एक ग्रामर का रूल होता है, और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हम सारी वीडियोस को अभी बनाना बाकी है। ठीक है, अभी हम नहीं बना पाए हैं, अभी तक तो नहीं बना पाए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में सारे ग्रामर्स के रूल्स के ऊपर हम सारी वीडियोज़ को बना देंगे। सो अगर आपको कहीं अलग यूट्यूब चैनल में, कोई और यूट्यूब चैनल में सारे ग्रामर्स के रूल्स को पढ़ने का मौका मिलता है, या फिर आप अपनी क्वेश्चन बैंक या फिर अपने भी किसी भी बुक्स वगैरह में देखिए, उसके बारे में पढ़िए कि यहाँ पर किस तरीके से होगा, तो ठीक है, अच्छा रहेगा। उसके बाद में फिर यहाँ देखिए पढ़ के जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे। नहीं तो ये भी सही लग रहा है कुछ लोगों को, ये भी सही लगेगा, आई वाला तो वैसे सही रहता है, वैसे क्या सही रहता है। तो इट वॉज आई हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, ठीक है, ये आपका होगा यहाँ पर। उसके बाद ही केप्ट हिमसेल्फ अवेक फॉर अ लॉन्ग टाइम, अवेक फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या भाई, कि ही केप्ट हिमसेल्फ अवेक फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही केप्ट हिमसेल्फ अवेक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब क्या, कि वो अपने आप को बहुत दिनों तक की जगा कर रख रहा। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कहना चाहता है कि मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बहुत दिनों तक की जगाए रखा। जैसे जगाए रखा का ये नहीं कि मतलब जगा रहा है, जगाए रखा, जागृत अवस्था में रहा। ठीक है, अवेक की जगह आप यहाँ पर इसको अवोक कर सकते हैं, ओके, ठीक है, अवोक लिख लीजिएगा यहाँ पर। और ये तो सेकंड वन का रहा, ही केप्ट हिमसेल्फ अवोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर इसकी जगह ये लिख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए थर्ड वाला क्या है, नाइदर द थीफ, ना ही चोर, ना ही वो एक डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर, जिसको डेक्टोइट, इसका मतलब होता है लुटेरा। ठीक है, डेक्टोइट, तो कॉन्सस देयर गिल्ट, ना चोर ने ना लुटेरे ने अपना गिल्ट माना। ठीक है, तो कोई बहुत सारे तो ये लोग हैं नहीं। ठीक है, देयर क्यों यहाँ पर देयर क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा एक आपको पता होना चाहिए कि इंटर लेवल में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि जो आपका यहाँ वाला प्रोनाउन होगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा लास्ट वाले के। ठीक है, चाहे यहाँ पर 10 चीज़ें लिखी हो, लेकिन अगर यहाँ पर सपोज दैट कि बॉयज़ आ जाता है, ठीक है, बॉयज़, ठीक है, तो यहाँ पर देयर सही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर देयर नहीं सही है, तो ये तो एक व्यक्ति है। ठीक है, जो लुटेरा है वो एक है, तो इसके लिए हिज ही लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो हैं नहीं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो यू कैन सी हियर, यू कैन टेक अ लुक कि हाँ, ये एक चीज़ को मेरे को बताना है कि आपको कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। एक आपको चीज़ करनी है यहाँ पर कि मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को। यहाँ पर उल्टे सीधे करके दिए गए हैं सेंटेंस, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को। अब दोस्तों मेरे पास में इसका क्या है, रूल्स तो है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। और रूल्स के साथ ही साथ में दोस्तों मैं तो सीधे सीधे यही कहना चाहूँगा कि जो पैराग्राफ होता है ना, ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है,
तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको किसी भी कहीं पर भी रूल्स के ऊपर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा आपके जो भी माइंड सेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं से कोई रूल्स मिलते हैं कोई भी यूट्यूब वीडियो वगैरह से, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं वहाँ से, कैन वॉच फ्रॉम देयर, लेकिन यहाँ पर कोई काम में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से इसमें कोई तरीके का जो आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाए तो PQRS करके पूछा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर तो हम लोगों के पास में कई सारी रूल्स की ट्रिक्स काम में आ जाती हैं कि सेंटेंस को अरेंज करने के लिए कहाँ से कैसे हम लोग सेंटेंस को अरेंज करेंगे, उसके लिए तो ट्रिप और ट्रिक्स ठीक हैं, कारगर होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कोई भी वो नहीं मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करेंगे ही करेंगे, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं ज़रूर बता सकता हूँ इसको देख करके। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको सही तरीके से पढ़ना है कि कौन सा पहले आ रहा है। तो यहाँ पर इंडियाज़ मैसेज ये वाला आपका फर्स्ट नंबर पे है। तो मैंने जैसे कि इसको पढ़ना स्टार्ट किया, अब ये यार आप लोग देख लो, ठीक है। इसको मैं आप लोगों का भी नहीं बता सकता कि क्या है, क्योंकि इसको बताने के लिए पूरा फिर मूड बनाना पड़ेगा। तो अभी टाइम का भी कमी है। इसको यहाँ पर इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इसको इस तरीके से अरेंज करके देख सकते हैं। ओके, सो वैसे तो करना क्या है आपको, अगर ये आपके सामने आता है तो आपको छयों जितने भी आपके हैं सारे, उन सभी को सही तरीके से पढ़ना है, समझना है कि क्या इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा फर्स्ट नंबर है, उसके बाद में सेकंड नंबर कौन सा आएगा, थर्ड नंबर कौन सा आएगा। तो ये आपके जब सिचुएशन आएगी तब आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, और कोई भी झट के जाने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो लोग हर बार कुछ ना कुछ नया ही देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको कुछ इडियम्स फ्रेजेस के वो देने हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस देने हैं। जैसे कि अब आपको इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं ना, कि इसके आपको क्या करने हैं, सेंटेंस भी बनाने हैं। सेंटेंस तो आप अपने खुद से इतने तो हो ही हो, दिमाग तो होगा ही ना कि सेंटेंस तो बना ही सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट नंबर लिखा है, चिकन हार्टेड का क्या मतलब होता है दोस्तों, कावर्डली, मतलब कि जो भी बहुत ज़्यादा कायर होता है उसको हम लोग चिकन हार्टेड को कावर्डली बोलते हैं। ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक हम लोग पढ़ते थे सर्वे जिसका एग्जिस्टेंस हर जगह, जैसे कि गॉड इज ऑल इन ऑल इन द वर्ड, ठीक है, कि भगवान ही सब जगह है। और ऑन द होल की जिसका जो संपूर्ण तरीके से सर्वेश्वर हो और सर्वशक्तिमान, हर जगह मतलब कि जो व्याप्त हो, सर्वे सर्वा, वो ऑल इन ऑल, दैट इज कॉल्ड गाला डे, गैला, ओके, गैला एक्चुअली। सो दिस इज द डे विच इज़ वेरी हैप्पीनेस, ठीक है। गैला यू कैन से कि जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का दिन है, कि आपके एग्जामिनेशंस ख़त्म होने वाले हैं इस दिन, ठीक है। सो यू कैन से लाइक दैट, ओके। सो नाउ we should have to come on section B, where you can find lots of things are there. सो आंसर द फॉलोइंग, जैसे कि आपको यहाँ पर आंसर्स देने हैं। जैसे कि डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर किससे रिलेटेड होता है, ड्रामा से रिलेटेड होता है। डायरेक्टर जो ड्रामा चल रहा है, जो पिक्चर होती है, पिक्चर के लिए जो एक तरीके जो पिक्चर्स बनती, मूवीज़ बनती है, उसमें क्या डायरेक्टर्स ही, तो डायरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। उसी तरीके से एडिटर को किससे रिलेटेड आप करेंगे, जो एडिटर होता है, एडिटर क्या करता है, वो जर्नल्स को लिखता है, न्यूज़पेपर्स को लिखता है। सो उसी तरीके से डायरेक्टर जो होता है वो क्या करता है, ड्रामा को बनाता है, लिखता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। उसी तरीके से जो एडिटर होता है वो जर्नल्स को लिखता है, बनाता है। उसके बाद में फिर जैसे सीजर होती है वो कपड़े को काटती है, उसी तरीके से जो एक्स होती है, जो कुल्हाड़ी होती है, वो किसको, वुड को काटती है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, आई थिंक यू हैव। यहाँ पर देखिए ग्रेसफुल लिखा है। ग्रेसफुल का क्या मतलब होता है दोस्तों, सुंदर होता है। और ग्रेशियस का मतलब यहाँ उन्होंने पहले से बता दिया है कि ग्रेशियस का भी मतलब वही होता है। ग्रेशियस का मतलब शानदार, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जैसे कि विनम्र, या फिर ऐसा स्वभाव वाला जो काफ़ी विनम्र हो, ठीक है, विनम्र स्वभाव वाला, या फिर दयालु प्रगति का। उसी तरीके से ह्यूमन का क्या मतलब होता है, ह्यूमन का मतलब तो इंसान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको दयालु बताना है, तो ह्यूमन का एक होता है कि ह्यूमन, ओके। सो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का मतलब HUMAN, ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, ओके। तो ये चीज़ आपको बतानी यहाँ पर लिखना हुआ है।
और एक्चुअली फ्रेंड्स आई नीड सम वाटर, सो जस्ट वेट फॉर मी, क्योंकि 1 घंटे हो चुके हैं अप्रॉक्स. सो वेल नाउ वेयर वी वर. सो ग्रेसफुल का मतलब ग्रेशियस होता है, विनम्र. और उसी तरीके से ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन मतलब कि क्या होता है, दयालु होता है. ह्यूमन का मतलब क्या होता है, इंसान जैसे हम लोग. ठीक है, ह्यूमन का मतलब तो आप समझते होंगे. सो उसके बाद में फिर देखिए क्या है कि इफ इलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल होता है. इलिगेंट का मतलब दोस्तों आपको पता है ना, इलिगेंट का मतलब कि क्या, जो ग्रेसफुल का मतलब अभी मैंने आपको बताया सुंदर होता है, उसी तरीके से इलिगेंट का मतलब भी यही होता है, जो सुंदर या सुंदरता. ठीक है, इलिगेंट, इलिगेंट, इलिगेंट. ठीक है, इसको इलिगेंट पढ़ते हैं. एक्चुअली माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सो गुड, सो ये प्रॉब्लम मेरे को होती है. तो व्हाट डज डियर, डियर का क्या मतलब होता है, एक आपको वर्ड पता होगा डियर टू. डियर टू का क्या मतलब होता है, डरना. ठीक है, डरना का क्या मतलब होता है कि जो डेंजर होती. ठीक है, डेंजर या फिर फियर कि उसी तरीके से डियर का क्या मतलब होता है, डियर का मतलब होता है फियर. ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं जैसे इसमें सुंदर, इसका सुंदर. ठीक है, उसी तरीके से डियर तो यहाँ पर फियर या डेंजर या और भी बहुत सारे, हॉरिबल, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको लिख सकते हैं. ठीक है, तो यही सारे ऐसे ही कुछ वर्ड्स होंगे आपके सामने आएंगे. और अगर आपकी वोकैबुलरी पावर अच्छी है तो आप इसको करके ले जाएंगे, कर लेंगे. ठीक है, लेकिन अगर नहीं अच्छी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5th क्वेश्चन में, जैसे कि क्लॉक है, इसको इन लोगों ने क्या करके रख दिया है, उल्टा करके रख दिया. देखिए CLOC के इन्होंने के को क्या कर दिया, आगे रख दिया, उसके बाद सी को क्या कर दिया है, फिर रख दिया, फिर ओ आया है, फिर उसके बाद में एल आया है. यानी कि टोटली जो वर्ड है वो क्या है, उल्टा है, उल्टा करके रख दिया है. ठीक है, उसी तरीके से जो लोटस है उसको किस तरीके से आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको लोटस को भी उल्टा कर देना है. जैसे कि एस पहले कर दो, यू बाद में कर दो, टी बाद में कर दो, ओ उसके बाद एल और उसके बाद में कर दो. ठीक है, सो ये आपको करना है. और इसको अगर तो आप कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल रीजनिंग है, कर ही ले जाओगे और 1 नंबर यू विल गेट, तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा. उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आइसलैंड का क्या मतलब होता है. आइसलैंड का मतलब जो दोस्तों आपको पता है कि द्वीप होता है, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं. और आइसलैंड का मतलब जैसे कि ये समुद्र है आपका. ठीक है, समुद्र तो ये है. ठीक है, उसके बीच में इस तरीके से आपको पता है जो द्वीप होता है, तो पत्थर का टुकड़ा एक ऐसा लगता है जिसके चारों ओर पानी रहता है, तो दैट इज कॉल्ड ओशियन. ठीक है, उसके आसपास क्या, समुद्र भरा रहता है. ठीक है, वहीं पर जो डिजर्ट है, डिजर्ट इधर पूछा है और आइसलैंड का तरफ का पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा. तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि जो डेजर्ट है उसके बीच में आप लोगों ने कभी देखा है कि ये जैसे कि जो डिजर्ट मतलब कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर कभी ऐसा होता है. ठीक है, फिर जिसके आसपास रेत होती है, तो रेत को क्या हम बोलते हैं. ठीक है, रेत के ऊपर का ये जो बालू का टीला होता है, बालू का टीला. ठीक है, इसको हम लोग सैंड हिल बोल सकते हैं. जो बालू का पहाड़ होता है उसको सैंड हिल बोल सकते हैं, सैंड डंस इस तरीके से बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सैंड हिल इसका करेक्ट आंसर है. इसके आसपास बालू रहती है, डिजर्ट रहती है, वहीं पर जो द्वीप होता है उसके आसपास ओशियन रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ भी ध्यान रखनी होगी. उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए एक इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर कि चूज द वर्ड विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप. अब इसको आप लोग कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए, खुद से कर लीजिए, क्योंकि जो देखिए टच है, हियर है, स्मेल है, ये सारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं. जबकि जो ईट है वो हम खाने का काम कर रहे हैं. ये क्या है, ईट क्या है, एक तरीके की वर्ब है, क्रिया है. ठीक है, और उसके बाद हाँ सॉरी, यहाँ पर अभी एक 8th क्वेश्चन और भी है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी. फर्टेनिटी फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी FRATER, इसकी स्पेलिंग ये होती है FRATERNITY. ओके, फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड्स का एक ग्रुप होता है. ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी कि इसका एक ग्रुप होता है, जिसका फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा निभाना. ठीक है, तो अभी लास्ट एक वीडियो था ना कि कौन सा था कि फर्स्ट पेपर जब आप लोगों ने दिया होगा क्लीन एडवोकेट ऑफ ग्रेट आइडियल्स, तो उसमें शायद आप लोगों को मिला होगा भाईचारा वाला. तो उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें हमारे साथ में चलती हैं. तो ये हो गया. उसके बाद फिर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस का क्या मतलब है कि दिस पेन इज माइन, जैसे दिस पेन इज माइन, दिस इज माइन पेन, तो वही गलत कर दिया ना कि माइन क्या आएगा भाई, दिस इज माई पेन. यू कैन से
कि दिस पेन इज माइन, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज माई पेन। ओके, दिस इज माई पेन या दिस पेन इज माइन, ठीक है, इस तरीके से आप लिख करके लिख सकते हैं, इसको कुछ भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन टैग्स लगाना आता है। क्वेश्चन टैग्स का क्या मतलब होता है, ही इज अ गुड प्लेयर, इज नॉट इट, ठीक है। इज नॉट इट क्यों आया भाई, यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन टैग का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है जैसे कि ही इज अ गुड प्लेयर, इज नॉट इट या फिर इजेंट इट, ठीक है। तो ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, इजेंट इट, इस तरीके से हम किसी से पूछ रहे हैं तो इसका क्या मतलब, जैसे कि अगर हम किसी भी आदमी से पूछ रहे हैं कि हिंदी में कभी ऐसे पूछते हैं अपने दोस्तों से कि आज मूवी देखने चलोगे ना, ऐसे पूछते हैं ना, है ना, किस तरीके से एक क्वेश्चन ही है ना, चलोगे, है ना। और इस तरीके से आज पार्टी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये बताओ, ठीक है। तो आज पार्टी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो ये क्या है, एक तरीके से पूछ भी रहे हैं और क्वेश्चन का एक तरीके का फॉर्मेट ही है, ठीक है। आज खेलने आ रहे हो ना, फिर इसमें भी पूछ लिया, है ना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है इज़ नॉट इट, ये इसी तरीके से है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है ना। इस तरीके से हम किसी से पूछ रहे हैं, जैसे कि आप सोचिए कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, है ना, ठीक है, वो सही है ना, मतलब खेलने में तो ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, तो इज़ नॉट इट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे कि यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर सपोज दैट कि हैव है, तो यहाँ पर आपको हैव लगाना होगा, ठीक है। इज़ है यहाँ पर तो इज़ तो सही लगा है, ठीक है। नॉट तो बीच में आएगा ही, जैसे कि हैव हमने लिखा, अगर यहाँ हैव होता तो हैव लगाते, उसके बाद नॉट आता तो नॉट तो लगता ही। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, जैसे अगर यहाँ पर शी होता तो हैव नॉट शी लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इज है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इज लगाया, नॉट तो बीच में लगेगा ही, ठीक है। इट की जगह इट क्यों आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, यहाँ पर ही है ना, तो ही आएगा, ठीक है। तो इजेंट ही यहाँ पर आप लगा लीजिए, इज नॉट ही, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ही इज अ गुड प्लेयर, इजेंट ही, ठीक है, इजेंट ही इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप उसको ध्यान से रखिएगा, इसको क्वेश्चन टैग सही से लगाइएगा, नहीं पता इसको तो अलग से वीडियो में बना दूंगा, कभी देखिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द काउ हैज़ हर्ट हर लेग्स, जो काउ थी उसने उसके पैरों को दबा दिया या फिर उसके पैरों में चोट कर दी। तो लेग्स क्या होता है, लेग्स का क्या मतलब कि ना हैंड्स, मूव योर हैंड, ठीक है। हैंड्स का क्या मतलब कि जो आपके दो लेग का मतलब क्या कि आपका पेयर है, जैसे कि कैंची है, कैंची हो गई आपकी, ठीक है। कैंची में क्या होते हैं, दो तरीके के, जो ट्राउजर्स थोड़ी नहीं हम बोलेंगे, जैसे पैंट है तो उसको हम लोग ट्राउजर ही तो बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पैंट के दो साइड्स होते हैं तो उसको हम लोग ट्राउजर्स थोड़ी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से लेग्स नहीं, लेग, आपको यहाँ पर लेग लिखना होगा। मच बॉयज फील्ड इन द एग्जामिनेशन, तो मच की जगह मैनी लिखिएगा, ठीक है, मैनी बॉयज, क्योंकि हाउ मच और हाउ मैनी में डिफरेंस होता है। हाउ मच का मतलब होता है कितना और हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, ठीक है। तो कितना लड़का था ये इन द एग्जामिनेशन, ये अच्छा लग रहा है, नहीं, कितने लड़के थे, कितने लड़के फेल हुए एग्जामिनेशंस में, सो हाउ मैनी बॉयज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद में माई फाउंटेन पेन इज़ बेटर देन मोहन, जो मेरा फाउंटेन पेन था वो किससे बेटर था, मोहन से। मोहन से, अब हम पेन की तुलना मोहन से करेंगे क्या भाई, बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है। तो मोहन के पेन से अच्छा था ना, मेरा जो फाउंटेन पेन था वो मोहन के पेन से अच्छा था ना, ये कहने का मेरा मतलब है। ये तो हम किसी से नहीं कह रहे कि मेरा जो फाउंटेन पेन था वो मोहन से अच्छा था, ये थोड़ी नहीं कहेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर मोहन्स लगाना होगा, ठीक है, या तो मोहन्स लगाइए या फिर आप यहाँ पर एग्जैक्टली लिख लीजिए मोहन्स पेन, ठीक है। तो मोहन्स पेन ऑकवर्ड लगे क्योंकि एक बार पेन पहले यूज ही हो चुका है, तो यहाँ पर सीधे मोहन लगाइए, उसके बाद एपोस्ट्रोफियस लगा दिए। एपोस्ट्रोफियस का मतलब होगा यहाँ पर, एपोस्ट्रोफियस लगाने का मतलब ये कि मोहन्स पेन, कि मोहन के पेन से अच्छा है। उसके बाद द वर्बल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टुमारो, टुमारो होने वाला है, ओके। जब वर्बल एग्जामिनेशंस का क्या मतलब होता है दोस्तों, वो कि बोल के, जो बोल के एग्जामिनेशन होता है उसको वर्बल एग्जामिनेशन क्या होता है, वाइवा एग्जाम होता है ना, तो वाइवा होता है वो। तो वाइवा, द वाइवा विल बी हेल्ड टुमारो, ओके। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं द वाइवा एग्जामिनेशन या फिर वाइवा लिख लीजिए। सो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं वर्बल की जगह। दे आर बिजी टू राइट लेटर्स,
दे आर बिजी टू राइट लेटर्स, ठीक है। तो बिजी टू क्या होता है, प्रीपोजिशंस तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी तो आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर हम पढ़ाएंगे आपको। डेफिनेटली बहुत से ऐसे लड़के होंगे यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो केवल एग्ज़ाम पास करेंगे और निकल लेंगे, ठीक है। एक काम करिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है चैनल को तो अनसब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में तो फिर आगे आने वाले समय में वीडियो आपकी कोई काम की रहेंगी नहीं। हम पोस्ट करेंगे, कोई और वीडियो आपके काम की रहेगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तब ऑनेस्टली उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, चैनल को। तो ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है, चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब कि आप सारी वीडियोस को देखिए। जो भी ग्रामर्स को अगर सच में आपको इंटरेस्ट होगा तो आप सारी वीडियोज़ को देखेंगे, ओके। सो ये चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। और क्योंकि ये लास्ट वीडियो है मेरा, उसके बाद लास्ट वीडियो के बाद में हम और कोई वीडियो बनाएंगे नहीं। तो अब मतलब इसके बाद में बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। बीए पार्ट 3 के जो भी लैंग्वेज है वो तो मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। अब इसके लिए हमको कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे ना, आप कोई वीडियो देखेंगे। तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको और वीडियोस की ज़रूरत ना हो तो। फालतू में आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको सारी वीडियोस को देखने हो तो मैं तो बोलूँगा चैनल को मत अनसब्सक्राइब मत करिए, सारी वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि दे आर बिजी टू राइट लेटर्स। तो बिजी टू क्या होता है, बिजी इन होता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम लोग प्रीपोजिशंस, इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारा सब कुछ कवर करने वाले ग्रामर्स के रूल्स को। अगर आपको डेफिनेटली इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इंग्लिश के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो फिर आप सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या है, कोई बात ही नहीं है। केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब मत करा करिए, ऐसे ही देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ देखिए कि हुज कैटल इज इन दिस। हुज कैटल, कैटल का क्या मतलब होता है, पशु होता है। जो हुज कैटल इन दिस, ये किसका पशु है, तो ये चीज़ बोलना गलत है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे दोस्तों, हुज कैटल इन दिस। इन दिस की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज इट, ठीक है, कि ये किसका जानवर है, ये किसका पशु है जो इधर उधर घूम रहा है। हुज कैटल इज इट, ठीक है। इन दिस की जगह क्या लिख लेंगे, इज इट, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा, दे आर बिजी टू राइट लेटर्स, नॉट बिजी इन राइट लेटर्स, ठीक है। बिजी इन, यहाँ पर बिजी इन लिखा हुआ है, तो दे आर बिजी इन राइट लेटर्स। उसके बाद में यहाँ पर फिर से पैरा जम्बल्ड वर्ड्स आ गए, यहाँ पर जम्बल्ड पैराग्राफ्स आ गए कि आपको फिर से पैराग्राफ्स को वो करके लिखना होगा, इधर उधर करके ABCD इसका ऑर्डर चेंज करना होगा। सो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। मैं इसको नहीं डिफाइन करूँगा कि कैसे आपको करना है, क्योंकि एक लॉन्ग टॉपिक है और मैं नहीं चाहता इसमें टाइम वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारा टाइम वैसे ही हो चुका है। उसके बाद में फिर लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्या है कि आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग में आपको यहाँ पर मैं पैरानम्स पूछे जाएंगे। पैरानम्स का क्या मतलब होता है, जिसके जो मतलब कि सेम जिसकी जिसको आवाज़ सेम हो, ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो। जैसे कि ह्यूमन, ठीक है। तो ये क्या है, समान ध्वनि के जो इस तरीके से हैं कि अलग अलग हैं और इसमें डिफरेंट इसकी मीनिंग भी निकलती है। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का मतलब आपको पता है कि इंसान होता है, वहीं पर ह्यूमेन का क्या मतलब होता है, दयालु, काइंड होता है, ठीक है। तो इसका आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस आप अपने हिसाब से बनाइएगा कि ह्यूमन से आपको रिलेटेड कौन सा सेंटेंस बनाना है, उसके बाद में ह्यूमन से कौन सा रिलेटेड बनाना है। बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है, लाभदायक होता है, ठीक है, हेल्पफुल होता है। और वहीं पर बेनिफिशियंट का क्या मतलब होता है, बेनिफिशियंट इसका क्या है, उल्टा है, जस्ट अपोजिट का। बेनिफिशियंट का मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि पैरानॉम्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि पैरानॉम्स का यही मतलब होता है जो कि ऐसे वर्ड्स जिसको जो ठीक तरीके से, जो मतलब कि सेम हो, जिनकी ध्वनियाँ सेम हो, जो लगे ऐसा कि सेम है लेकिन एग्जैक्टली में वो सेम नहीं होंगे, ठीक है, वो उनमें कोई ना कोई सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है, लाभदायक, उपयोगी, हेल्पफुल। वहीं पर बेनिफिशियंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, काइंड या फिर दयालु, ठीक है। बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक, व बेनिफिशियंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेनिफिशियंट, काइंड, दयालु, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो डिफरेंट डिफरेंट है, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या इसका पैरानॉम है, क्या इसका समान दूसरा ध्वनि करने वाला वर्ड है, उसके दोनों का आपको सेंटेंस बनाकर बताना है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या आपको करना है। जो सेकंड नंबर है हेनोनिम्स आपको बताना है, हेनोनिम्स। ओके, यहाँ गलत लिखा है इन्होंने, क्या कि इसकी स्पेलिंग ही गलत लिखी है। तो हेनोनिम्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? नहीं, स्पेलिंग इनकी गलत नहीं है, इनकी स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो बार्क है, बार्क का क्या मतलब होता है दोस्तों? भौंकना भी होता है ना। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने हैं जिसके जो भी है ना कि समान। बार्क का क्या मतलब होता है? कुत्ते भौंकते हैं। बार्क का मतलब छाल भी होती है, ठीक है, और बार्क का मतलब एक जहाज भी होता है। ठीक है, तो आपको तीनों के वर्ड अलग अलग करके इसको बताना है और एक एक सेंटेंस बताना है। ठीक है, तो तीनों का वर्ड आप बता सकते हैं या फिर दो का वर्ड, एटलीस्ट आपके दो वर्ड्स तो होने चाहिए कि बार्क का मतलब छाल होती है, जो पेड़ों की छाल होती है वो, और जो कुत्ते भौंकते हैं उससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाना है। उसके बाद में फाइन। फाइन का मतलब आपको पता है कि फाइन का मतलब जुर्माना भी भरा जाता है, फाइन का मतलब, ठीक है, जुर्माना भी भरते हैं, और साथ ही साथ में उस फाइन का मतलब क्या होता है कि ठीक ठाक है भैया, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो एक वर्ड आपका इसका सेंटेंस बनाना है, एक सेंटेंस आपको इसका बनाना है, दोनों से रिलेटेड एटलीस्ट 2 सेंटेंस तो बनने ही चाहिए हर एक वर्ड के। और फिर बाकी आपके और ज़्यादा आते हो तो आप इस तरीके, जैसे 3 इसमें बता दिए तो 3 आप बना दीजिएगा। तो एंटोनिम आपका पूछा है, एंटोनिम का मतलब वही अपोजिट क्या होता है? क्विक का अपोजिट क्या होता है? क्विक का मतलब क्या होता है? तेज होता है, फास्ट होता है। ठीक है, क्विक का अपोजिट क्या होता है? स्लो या फिर डिम या फिर धीरे धीरे चलना, यही किसका क्या होता है? अपोजिट होता है। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द। ओबीज मतलब क्या होता है? जैसे मोटा, ठीक है, उसका मतलब कि जो मोटा होता है उसको थिक भी बोलते हैं, थिक भी बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं। ठीक है, उसका अपोजिट या फिर एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा बीज का क्या? थिन आप बोल सकते हैं। ठीक है, थिन का मतलब दुबला पतला, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रेजेस के कुछ बताने हैं। फ्रेजेस ना मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है कि आपको क्या करना है। जैसे कॉल ऑफ है, कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है दोस्तों? कॉल ऑफ का मतलब होता है कि वापस लेना, जैसे कि वापस बुलाना। जैसे कि अगर आपने किसी से कोई वर्ड बोल दिया गलत सलत, तो आई एम जस्ट कॉल ऑफ टू दैट वर्ड, कि हम तुम्हारे वर्ड को वापस लेते हैं, हम तुमको हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम अपने वर्ड को वापस लेते हैं, तो वो कॉल ऑफ हो गया। फिर किसी को वापस बुलाना, कि अरे कोई वापस बुलाने का वही मतलब कि अपना जो कॉमनली वर्ड वापस लेना। लेकिन इसका सिंपल सा मतलब होता है, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ऐसा चीज़ जैसे कि कैंसिल कर देना या कैंसिल कर देना, जैसे कि स्टार्ट होने से पहले किसी चीज़ को कॉल ऑफ कर देना। कि अभी एग्जामिनेशन होना स्टार्ट ही नहीं हुए थे कि कोरोना की वजह से एग्जामिनेशंस को कैंसिल करवा जाता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कॉल ऑफ, यू मस्ट हैव टू नो। एंड आफ्टर ऑल यहाँ पर सबसे लास्ट हमारा सेंटेंस है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब दोस्तों होता है कि उपस्थित होना, कि स्टैंड बाय का मतलब होता है उपस्थित होना। कि जैसे कि हम लोग असेंबली जो प्रेयर की ग्राउंड होती थी वहाँ पर स्टैंड बाय होते थे। स्टैंड का मतलब कि खड़े होते थे प्रॉपर असेंबली में प्रेयर करने के लिए। सभी लोग बच्चे आते थे लाइन से बना करके, 1 हैंड डिस्टेंस लेकर के खड़े होते थे और फिर प्रेयर करते थे। सो दैट वाज अ स्टैंड बाय। हम लोग उपस्थित होते थे एट अ असेंबली ग्राउंड और एट अ some ground जो which was open place, और कहीं पर अलग बचपन के दिनों में। तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड बाय का मतलब होता है उपस्थित होना। ठीक है, या फिर किसी पार्टीज में हम उपस्थित थे, आई वॉज स्टैंड बाय एट दैट पार्टी। सो इस तरीके से आप कुछ बहुत सारे सिंपल से सेंटेंसेस बना सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारा जो ये लास्ट का ख़त्म होता है। बहुत सारी बातें करने को बाकी थी वैसे तो, और अभी से फ़िलहाल दोस्तों अभी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहता है। और सबका मैं रिप्लाई करता हूँ मोस्ट ऑफ द थिंग, जो कि सबके लिए एक लाइक करना, हर एक में कमेंट करना, वापस से कमेंट करना नहीं भूलता हूँ। सो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको एटलीस्ट बताइएगा सही कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, लाइक करेंगे तो भी चलेगा, कि कम से कम कुछ रिस्पांस मिलना चाहिए, कि नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि लो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैंने इतना समय निकाल के वीडियो बनाया, उसके बाद में फिर वो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना बेकार हो गया। तो रिस्पांस दिया करिए, सबसे बड़ी और मेन इम्पॉर्टेंट बात है। और एटलीस्ट बताइएगा कैसा वीडियो आपको लगा,
कुछ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि हर एक का सॉल्यूशन देने का, हर एक को उसका सॉल्यूशन जो भी है सबका बताने का। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपको पता है कि कुछ यहाँ पर इडियम्स फ्रेजेस जो भी एक इम्पॉर्टेंट हैं, एक बार मैं आप लोगों के लिए एक और लास्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें सारी की सारी जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लेकर के आऊँगा, उनका मीनिंग बताऊँगा। वो भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अगर आप सच में देखना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा और उसको, ताकि पता चले कि हाँ आपको सच में ज़रूरत है। तभी मैं उसका दूसरा एक वीडियो लास्ट बनाऊंगा और उसके अंतर्गत मैं सारे के सारे जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को जो जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशंस के बेसिस से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं उसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिलहाल आज की वीडियो के में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।